हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर, सबसे फंडामेंटल चैप्टर। और ये जो चालू कर रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चालू कर रहा हूं। तो ये वो बच्चे जो बिल्कुल पहली बार पढ़ाई करना शुरू करे हैं, ये बिल्कुल उन लोगों के लिए स्पेशल है। तो बिना समय गंवाए चालू करते हैं। तो आज जो हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं उसका नाम है संख्या पद्धति। उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो बच्चों, सवाल उठता है कि ये चैप्टर जो संख्या पद्धति है, हम क्यों पढ़े? क्या जरूरत आ गई इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ने की? क्या जरूरत? तो देखिए, जब आप बच्चा कोई भी बच्चा कोई सब्जेक्ट सीखने की कोशिश करता है, पढ़ना लिखना सीखता है, मान लीजिए हिंदी वो पढ़ना लिखना सीखता है, तो सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है? हिंदी के अल्फाबेट्स, क ख ग, क्योंकि वो बेसिक है। अगर वो क ख ग से शुरुआत नहीं करता है तो वो लिखना पढ़ना नहीं सीखेगा। सिमिलरली, अगर इंग्लिश पढ़ना लिखना कोई बच्चा सीखता है तो उसको इंग्लिश के अल्फाबेट्स ही सबसे पहले सिखाए जाने चाहिए, और जो कि सिखाए जाते हैं ABCD। बिना ABCD के ज्ञान के बच्चा आगे अंग्रेजी पढ़ लिख नहीं सकता, ज्यादा समझ नहीं सकता। सिमिलरली मैथमेटिक्स, जो कि नंबरों का खेल है, जिसमें संख्याओं का ही खेल है, संख्याओं के ही साथ हम खेल खेलते रहते हैं, उलट पुलट करते रहते हैं, तो यहां पर आपको संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक आपको संख्याओं का प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तब तक आप खेल नहीं सकते संख्याओं का। इसलिए बेसिक फंडामेंटल की संख्याएं क्या होती है, किस प्रकार की संख्याएं होती है, कितने प्रकार की होती है, इस संख्याओं को क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये सब अपन डिटेल में एक एक करके यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए, बने रहिए मेरे साथ। तो संख्याओं में, गणित में, जैसा कि मैंने बोला कि अल्फाबेट्स या शुरुआती जो अल्फाबेट्स है, ABCD है, वो आपको पता होने चाहिए। तो गणित के जो अल्फाबेट्स है, वो आप यूं समझिए कि सबसे पहले चालू होते हैं अंक से। सबसे पहले चालू होते हैं अंक से, और अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिजिट। अब अंक क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं, जैसा कि मैंने बोला, ये मैं बिल्कुल जीरो से चालू करने वाला हूं। तो जो बच्चा पहली बार स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी ये बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली चीज है। तो अंक क्या होते हैं देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद अगर मैं 10 लिख दूंगा तो ये देखो, 1 रिपीट हो गया, 0 रिपीट हो गया, यानी कि ये जो 10 अलग अलग चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी चीजों को हम बोलते हैं अंक। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके अंक है। क्या है? ये आपके अंक है। ठीक है भाई, ये अगर अंक है, डिजिट है, तो संख्या क्या होती है? तो देखिए, अब इन अंकों का आपस में मिला करके एक दूसरे के साथ रख देते हैं विशेष क्रम में, तो एक विशेष संख्या बनती है। क्या मैं बोल रहा हूं वो देखिए। मान लीजिए मैंने ये जो अंक है मेरे पास 0 से लेकर के 9 तक के, इनमें से कोई से भी रेंडमली मान लीजिए मैंने 3 पिकअप कर लिया, और 3 के बाद मान लीजिए मैंने 5 उठा लिया और यहां लिख दिया। समझिए, 3 उठाया, यहां लिखा, उसके बाद में मैंने 5 को लिखा। तो यहां पर ये एक व्यवस्थित क्रम आ गया, जिसमें मैंने 2 अंकों को लेकर के एक स्पेशल क्रम में मैंने रख दिया। तो ये एक संख्या बन गई। इसको बोलते हैं संख्या। इसको क्या बोलते हैं? संख्या। तो दूसरी चीज आ गई हमारे पास में, संख्या, और उस संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। उसको क्या बोलते हैं संख्या को इंग्लिश में? नंबर। तो जैसा मैंने अभी लिखा था यहां पर,
अंक में से एक 3 उठा लिया था और एक 5 उठा लिया था, उनको विशेष क्रम में रखने पर एक संख्या बनती है। तो यहां पर ये बन गई A35 जो कि एक संख्या है, और इस संख्या में 2 अंक है। इस संख्या में 2 अंक है। कौन कौन से? एक तो 3 है और एक 5 है। और यहां पर जैसा कि मैंने बोला कि एक विशेष क्रम में रखने पर एक विशेष संख्या बनेगी। इसका क्या मतलब है कि क्रम जैसे ही आपने चेंज करा अंकों का, संख्या चेंज हुई। जैसे पहले आपने 3 को यहां रखा, फिर 5 रखा। अगर आप 3 को बाद में रखते और 5 को पहले रखते तो ये एक अलग संख्या बनती। ये एक अलग संख्या बनती। यानी कि अगर अंकों को मिला करके कुछ विशेष क्रम में अगर रखा जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो एक संख्या मिलती है, स्पेसिफिक संख्या मिलती है। और उस अंकों के क्रम को अगर आप इधर उधर चेंज करते हो तो फिर संख्याएं भी चेंज होती रहती, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अंकों को एक विशेष क्रम में रखिए तो एक आपको विशेष संख्या मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, और आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, आपने लिया एक अंक उठा लिया यहां से 6 और उसके साथ एक अंक और जोड़ दिया यहां पे 3, फिर एक और अंक आपने ले लिया यहां से 4। तो अब ये क्या बन गई? एक संख्या बन गई जिसको हम 634 या 634 बोलते हैं, 634। तो इस संख्या में क्या है? 3 तो अंक है और ये एक संख्या है। तो हम बोलते हैं कि ये 3 अंकों की एक संख्या है। तो अब आपको बच्चा समझ में आया होगा कि अंक में और संख्या में क्या फर्क होता है। तो अंक में अंक होते हैं हमारे पास 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और उसके बाद उन अंकों से मिला करके जो नया कॉम्बिनेशन बनता है उसको अपन बोलते हैं संख्या। तो फिर आपसे मैं अगर सवाल पूछूं कि भाई 8 क्या है, तो आप बोलोगे सर 8 तो अंक है। बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हो, 8 अंक है। लेकिन 8 एक संख्या भी है। कैसे? ये एक ऐसी संख्या है जिसमें एक ही अंक है, यानी कि इस संख्या में अंकों की संख्या एक है और ये संख्या भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब संख्या भी है और अंक भी है, लेकिन इसको एक एक अंक की संख्या बोलेंगे अपन। अब मैंने 1 से चालू करा था, ध्यान देने वाली बात है कि 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक, लेकिन मैंने 0 काउंट नहीं करा। अब बताइए मुझे 0 क्यों नहीं काउंट करा? अगर मैं लिख दूं 0 तो आप क्या बोलोगे? ये कौन सी संख्या है? भाई ये तो 0 है, कोई सी संख्या नहीं है। इसलिए 0 सार्थक, इसको कभी बाद में बताएंगे सार्थक अंक क्या होते हैं। तो वहां पर 0 जो है सार्थक अंक नहीं है। अकेला 0 अगर है तो वो सार्थक अंक नहीं है। 0 अगर किसी दूसरे अंक के पीछे लग जाता है तो उसको वो सार्थक अंक बन जाता है। फिलहाल हम सार्थक अंक के बारे में यहाँ बिल्कुल भी चर्चा, मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं आ रहा। जब काम आएगा मैं अपने आप बता दूंगा। तो मेरे ख्याल से संख्या और डिजिट्स, संख्या और अंक के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे 3 2 1 ये एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें ये 3 2 और 1 अंक है, अलग अलग अंक है। 2 3 9 5 8 ये भी एक संख्या है। इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की संख्या है। तो यहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंक और डिजिट, अंक और संख्या आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अंक और संख्याएं अभी आपको समझ में आ गई। अब हम, क्योंकि संख्याओं की पद्धति, संख्याओं का सिस्टम, नंबर्स का सिस्टम, यानी कि यहाँ क्या कानून कायदे होते हैं। सिस्टम का मतलब होता है कानून कायदे एक तरह से। भाई किसी चीज का, हर चीज का एक सिस्टम होता है। कोई भी चीज मान लीजिए, हर चीज का एक सिस्टम होता है। तो यहां पर जो संख्याएं हैं उनका क्या सिस्टम है? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि वो संख्याएं आपस में कौन कौन सी क्रियाएं करती है, कौन सा नियम लगता है। संख्या को इधर से उठा करके उधर रखेंगे तो क्या होगा, उसमें इसका भाग देंगे तो क्या होगा, या इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा। ये सब सिस्टम जो है वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो संख्याओं को जानने की अगली कड़ी में अपन पढ़ते हैं यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं। क्या पढ़ते हैं अपन यहाँ पर? पूर्णांक संख्याएं
और एक होगी अपने पास में दशमलव संख्याएं। आपने जब जब भी संख्याएं देखी होगी वो दो प्रकार की है। ब्रॉड कैटेगरी में अगर अपन बांटे संख्याओं को तो दो प्रकार की हो गई, एक होगी पूर्णांक संख्याएं और एक होगी दशमलव संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक का मतलब है पूरा पूरा अंक। जैसे 25 ये अपने आप में पूरा है, लेकिन मैं यहां पर लिख दूं 11.9 तो ये पूरा नहीं है। ये 11 से तो ज्यादा है लेकिन 12 से छोटा है, तो इसमें आ गया ये दशमलव। तो ये हो गई दशमलव संख्याएं, ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। तो दो कैटेगरी में बांट लिया। ये जो दशमलव वाला पार्ट है ये अपन अगले पार्ट्स में करेंगे, फिलहाल अपन उसको कर देते हैं साइड में। यहां पर अपन जो बात करेंगे इस वीडियो में अपन बात करेंगे सिर्फ पूर्णांक की, अगले वीडियो में अपन दशमलव के बारे में बात करेंगे। अब ये जो पूर्णांक होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, एक समझने की बात है। धन पूर्णांक मतलब धन वाली संख्या +5 +9 +318, कोई भी एक संख्या लेकिन वो प्लस की है। ऋण पूर्णांक क्या होती है? माइनस वाली संख्या है, -2 -18 -1023 कुछ भी, ये सब क्या है आपकी ऋण पूर्णांक संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक हो गया आपके पास में और ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, इतना समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है बच्चा, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। ये बहुत ज्यादा बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको बेसिक जब तक नहीं आएगा, बेसिक से जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको मैथ्स के फंडे क्लियर नहीं होंगे। तो पूर्णांक अपन ने पढ़ लिया, धन पूर्णांक अपन ने पढ़ लिया, ऋण पूर्णांक अपन ने पढ़ लिया। अब आगे और संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो क्या अब आपने शुरू हर जब कभी भी पहले आपने पढ़ा होगा संख्याओं के बारे में या संख्या पद्धति, तो सबसे पहले आपने शुरू करा होगा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, क्योंकि इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इस संख्याओं को जो है एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका सिंबल है एन। अब क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? बहुत ज्यादा सिंपल, किसी के भी घर में छोटा बच्चा है, आम घर में है तो उसको गिनती बोलना सिखाएंगे। बेटा गिनती बोलना कहां से सिखाएंगे? एक से। एक बोलो बेटा, 1 2 3, ऐसा सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? सिखाते हैं। अगर बच्चा किसी अमीर घर का है, इंग्लिश मीडियम में जाता है, मम्मी पापा इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, वो सिखाएंगे। डैडी जिसको बच्चा बोलता है, तो बोलो बेटा काउंटिंग, ओके बेटा स्पीक काउंटिंग, तो बच्चे से बुलवाएंगे, बोले बेटा 1 2 3, इस तरह से। तो यानी कि बच्चा नेचुरली जो गिनती बोलना सीखता है वो कहां से शुरू करता है? 1 से या 1 से। तो इस तरह से आप याद रखिए, नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 से चालू होगी, 1 2 3 4 और इस तरह से चलती चलती अनंत तक ये जाएगी। और यहां केवल धन संख्याएं आएगी इसमें, यह ध्यान दीजिए। प्राकृतिक संख्याएं में बच्चों को कभी बोलना सिखाते हैं अपन -1 सीखो बेटा, -2 नहीं, इसका मतलब यहां पर हमेशा धन संख्याएं आएंगी। तो प्राकृतिक संख्याएं मतलब +1 +2 +3 +4 +5, तो ये एक संख्याओं का एक फैमिली बन गया। ऐसा फैमिली जो 1 से चालू हो रहा है, +1 से +2 +3 +4 और चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये एक संख्याओं की फैमिली बन गई, जिसको अपन बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब एक और, तो इसके बाद दूसरा नंबर आता है भाई पूर्ण संख्याएं। ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था पूर्णांक संख्याएं, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, वो पूर्णांक था, यहां पर पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक और संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में फर्क है। पूर्ण संख्याएं इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। अब ये क्या होती है भाई? देखो, नेचुरल नंबर का एक फैमिली हो गया। नेचुरल नंबर के फैमिली में 1 2 3 4
से लेकर के अनंत तक चलता रहता है। अब आ गया अपने पास में होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या होती है? अगर इस नेचुरल नंबर में अब क्या बचा, जीरो बचा ना, बाकी सब तो संख्याएं आएगी, जीरो को भी अगर इस फैमिली में शामिल कर दिया जाए तो ये संख्याएं पूर्ण हो जाती है। ये संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। इसलिए इनको बोलते हैं अपन पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। तो इस फैमिली में क्या और जुड़ गया? जीरो और जुड़ गया, बाकी ये एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया 0 +1 +2 +3 +4 और ऐसे ऐसे चलता चलता ये अनंत तक चला जाएगा। तो ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चा, पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक अलग है, पूर्ण संख्या अलग है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब एक ये संख्याएं अपन अलग अलग पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जब सवाल आएगा मैथमेटिक्स में तो सवाल जो बोलेगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस संख्याओं की बात कर रहा है। क्या ये पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, क्या ये नेचुरल संख्या की बात कर रहा है, क्या ये पूर्णांक की बात कर रहा है। तो ये सब चीजें जब क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा आपको। तो अब इसके बाद में अगला जो प्रकार है संख्या का वो है अभाज्य संख्या। वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और इस अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भारी है भाई, ये प्राइम नंबर, प्राइम मिनिस्टर भी भारी होता है तो प्राइम संख्या भी भारी रहेगी। जो अभाज्य संख्या है, आपको पता चल रहा होगा नाम से ही अभाज्य संख्या है, नाम से ही काफी कुछ इसके बारे में पता चलता है, नाम तो सुना ही होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए ध्यान से पहले मेरी डेफिनेशन सुन लीजिए अभाज्य संख्याओं की, उसके बाद में अपन चर्चा करें। तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि एक के अलावा या एक को छोड़कर, ध्यान दो एक शामिल नहीं है, अभाज्य संख्याओं में एक शामिल नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, एक को छोड़कर ऐसी संख्याएं जिनमें एक का भाग जाता हो और उस खुद संख्या का भाग जाता हो, इसके अलावा किसी भी संख्या का उसमें भाग नहीं जाता हो। कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या एक के अलावा, एक के अलावा ऐसी संख्याएं जिनमें खुद उस संख्या का और एक का ही भाग जाता हो, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे गिनती बोलना चालू करें एक, तो एक तो हमको लेना ही नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, छोड़ दो। उसके बाद में आएगा दो। अब दो के बारे में चर्चा करते हैं। दो में एक का भाग जाएगा, जाएगा। दो में एक का भाग जाएगा कि जाएगा? जाएगा। और दो में खुद दो का भी भाग जाएगा, जाएगा कि जाएगा? जाएगा। इसका मतलब परिभाषा क्या बोलती है? इसके अलावा, सर इसके अलावा कोई और संख्या ऐसी है जिसका भाग जाएगा दो में? कोई है ही नहीं, ऐसी बीच में संख्या ही नहीं है। तो ये जो दो है इसमें एक का भाग जा रहा है और खुद दो का भाग जा रहा है, इसके अलावा एक भी कोई और संख्या नहीं है जिसका इसमें भाग जा रहा हो। इसलिए ये आ गई आपकी सबसे पहली प्राइम संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या। उसके बाद में देखते हैं अपन तीन। तीन में देखो भाई एक का भाग जा रहा है, जा रहा है, तीन का जा रहा है, जा रहा है, यानी कि एक का भी जा रहा है और खुद का भी जा रहा है। इसके अलावा कोई और संख्या दिखाई दे रही है आपको जिसका भाग तीन में जा रहा हो? नहीं दिखाई दे रही होगी, इसलिए तीन भी क्या है? अभाज्य संख्या। ओके, तीन के बाद में फिर से चलते हैं, अपन बात करते हैं अगली संख्या के बारे में, चार लिख देते हैं। अब देखो चार में क्या हो रहा है? चार में एक का भाग जाता है कि नहीं जाता है? जाएगा ही जाएगा। चार में खुद चार का भी भाग जाएगा ही जाएगा। इसके एक का और चार का तो जा रहा है, लेकिन दो का भी इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, दो का भी इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। परिभाषा क्या बोलती है कि भाई केवल खुद का जाना चाहिए और एक का जाना चाहिए, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, तब वो अभाज्य संख्या होगी। तो चार तो में तो दो का जा रहा है एक और खुद के अलावा, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या की फैमिली से इसको अपन हटा देते हैं। ओके, उसके बाद में अगली संख्या आती है पांच। चार के बाद में पांच आएगा।
अब आप सोचिए, 5 में 1 का जाएगा, 5 खुद का जाएगा और उसके अलावा किसी का नहीं जाएगा, तो 5 भी एक अभाज्य संख्या। यहां पर सिंपली आप ये उसके चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद अगला 6। 6 में किसका भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है, खुद 6 का भी जा रहा है, लेकिन इसके अलावा इसमें 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो कंडीशन मीट नहीं हो रही, इसके लिए 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं। फिर अगली संख्या ले लीजिए 7। 7 में 1 का जा रहा है, खुद 7 का जा रहा है, इसके अलावा और कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या होगी। तो यहां पर हमने क्या देखा, बेसिकली अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं, देसी भाषा में, ठेठ देसी भाषा में बताऊं, कि ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटती हो। देखो 1 से सब संख्याएं कटेगी और कोई सी भी संख्या ले लो उसमें खुद का भाग तो जाएगा ही जाएगा। अब परिभाषा ये बोलती है कि भाई उस संख्या में 1 का भाग जाना चाहिए या फिर उस खुद संख्या का भाग जाना चाहिए, और कोई सी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। भाग जाने का क्या मतलब है? कटना। तो देसी भाषा में यह है कि ऐसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी से नहीं कटती हो। अब भाई हम जानते हैं, सभी जानते हैं ये तो, कि 1 से सभी का भाग जाएगा 1 में, और खुद से खुद तो कटेगी ही कटेगी, फिर बचा क्या? इसका मतलब ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटती हो, समझने के लिए 1 और खुद से तो कटेगी कटेगी, लेकिन उसके अलावा किसी से नहीं कटती हो, तो उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभी मेरे ख्याल से सही तरीके से समझ में आएगा। चलो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। 7 के बाद में 8 नहीं होगा, 8 में भाग चला जाएगा ना भाई, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। पता कर लीजिएगा, 11 सोचना, 11 होगा। 11 के बाद में 12 नहीं है, 13 होगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 है, 18 नहीं, 19 है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। यह है 1 से लेकर के 50 तक की अभाज्य संख्या। टोटल 15 होती है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से लेकर 15 तक, 50 तक इनकी संख्या 15 होती है। चलो अभाज्य संख्याएं आपको समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्याएं समझ में आ गया तो भाज्य भी पढ़ लेते हैं भाई। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं, इनको इंग्लिश में कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। अब ये परिभाषा से ही पता है। अब भाज्य आपको पता चल गया जो किसी से निकटती है, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। भाज्य क्या है? जिसमें किसी का भाग चला जाता हो। भाई भाज्य क्या है? जिसमें खुद और 1 के अलावा और भी संख्याएं हैं जिनका भाग चला जाता है, भाज्य की डेफिनेशन होगी। या फिर मैं ये बोलूं कि जो संख्या अभाज्य नहीं है वो क्या है? भाज्य है। जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य होगी, सिंपल सी बात है। तो हमने जब 4 को देखा था पहले, तो 4 में क्या था? 1 और 4 के अलावा इसमें 2 का भी भाग जाता था, तो ये हो गई भाज्य संख्या। यहां भी अगेन ध्यान दीजिए, यहां भी अगेन जैसे मैंने बोला था, अभाज्य संख्याओं में 1 को नहीं लेना है, तो भाज्य संख्याओं में भी 1 को नहीं लेना है। तो भाज्य संख्याओं में भी डेफिनेशन ये होगी कि 1 के अलावा ऐसी संख्या, 1 के अलावा ऐसी संख्या जिसमें 1 और खुद के अलावा और किसी तीसरी संख्या का भी भाग जाता हो, तो वो हो गई भाज्य संख्या। या फिर सीधी सीधी भाषा में मैं बोलूं कि जो संख्या अभाज्य नहीं है वो क्या है? भाज्य है। अब 1 तो भाई अभाज्य भी नहीं है ना, तो 1 को अपन को काउंटिंग में लेना भी नहीं है, तो 1 न तो भाज्य है न अभाज्य। ये ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन आता है। कैसे आता है मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, 1 को लेना ही नहीं था, 2 अभाज्य हो गई, 3 भी अभाज्य हो गई थी, उसके बाद 4 आ गई थी, ये भाज्य आ जाएगी। उसके बाद 5 अभाज्य में चली गई थी, 6 इसमें आ जाएगी भाज्य में, 7 उधर चली गई थी, 8 इधर आ जाएगी, 9 इधर आ जाएगी, 10 भी इधर आ जाएगी। समझ गया ना? ऐसे बाकी संख्याएं इधर आती रहेगी। आई बात समझ में? तो यहां पर अभी देखो, अभाज्य संख्याएं चालू हुई थी अपनी कहां से? 1 के अलावा अभाज्य संख्याएं चालू हुई थी 2 से, 2 3 5 7 ऐसे। और भाज्य संख्याएं कहां से चालू हो रही है? 4 6 8 9 10। यहां ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है क्या? ऐसा नहीं कह सकते ना आप, क्योंकि इसमें सम संख्या भी आ रही है 2। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी विषम संख्याएं या अभाज्य संख्या हमेशा ही विषम होगी, यहाँ पे है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल दो ही एकमात्र ऐसा है अभाज्य संख्याओं में जो सम है, बाकी सब विषम है, बाकी कोई और संख्या सम आएगी नहीं अभाज्य संख्या। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जावे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो बताइए क्या जवाब दोगे आप? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ओके, इसमें भी देखो सम 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 विषम भी है, तो ऐसा 12 ऐसा 15 भी आएगा, इसमें 21 भी आएगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाज्य हमेशा विषम ही होती है, सम ही होती है, वो सम विषम दोनों होती है। ठीक है, तो यहां पर हम आगे भाज्य अभाज्य संख्याएं आपने सीख ली। अब आगे जो आता है टॉपिक अपन कवर करने जा रहे हैं वो है इकाई का अंक। वो है इकाई का अंक। इकाई अंक इंग्लिश में इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट। हालांकि यहाँ इंग्लिश अपन हिंदी मीडियम का ये मैं चालू कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश ये जो इकाई का अंक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। डेफिनेशन जो संख्याओं की थी, संख्याओं का जो प्रकार था अभी तक अपन ने कवर कर दिया है ऑलमोस्ट, और जहां जो ब्रज छूट गया है या जो बताना बाकी रह गया तो समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखोगे तो इकाई का अंक जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आप ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि संख्याओं को एक विशेष क्रम में जमा दिया जावे तो अंकों को एक विशेष क्रम में जमा दिया जावे तो एक संख्या बनती है। जैसे 2 3 8 5, ये एक विशेष क्रम में मैंने 4 अंक उठाए और उनको एक विशेष क्रम में जमा दिया तो एक संख्या बन गई 2385। अब यहां पर ये जो जगह है ना, इनका नाम फिक्स है। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, उसके इसी प्रकार से सैकड़ा और हजार, उसके आगे 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो इस तरह से चलता रहता है। आप सभी जानते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो है इकाई के अंक। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इकाई का अंक मींस किसी भी संख्या के सबसे राइट साइड में जो अंक होता है उसको इकाई का अंक कहते हैं, और उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है वो देखिए, ये आप किस तरह से अपन को क्वेश्चन को करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आप डेवलप करिए। क्वेश्चन को समझने की बहुत ही आसान चीज है, एक बार समझ गए फिर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 12 गुणा, समझो 16 करना है। 12 गुणा क्या करना है अपन को? 16 करना है। मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीके से इसको कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। मैं 16 के पहाड़े से नहीं कर रहा हूं, मैं 6 के पहाड़े से कर रहा हूं। तो इसको और चलो इसको समझ 312 ले लेते हैं। 312 मल्टीप्लाइड बाई 16, या 16 की जगह 4 ले लिया मैंने, 164 ले। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसमें ये समझने वाली बात है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से इसको गुणा करेंगे पूरे को। 4 दूनी 8, क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे बेसिक तरीके से। 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, फिर 4 3 12, ऐसा ही करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? फिर 6 से गुणा करेंगे। देखो, हमने 4 से गुणा करते ही उसके यहाँ जो आगे आ गया, उसके बाद हम क्रॉस लगा दिया। उसके बाद 6 को गुणा 2 से करेंगे। 6 दूनी 12 हासिल की 1, 6 एकम 6 7 और 6 3 18, ऐसा आ गया। अगली बार जब हम 1 से गुणा करेंगे तो अब 2 क्रॉस लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? फिर 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 3 एज इट इज आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरे पास जो इकाई का अंक आ रहा है, मेरे पास जो इकाई का अंक आ रहा है वो कहां से आ रहा है? इस वाले कॉलम से आ रहा है। और ये वाला कॉलम तो मुझे जब पहला गुणा मैंने करा
इसके इकाई के अंक को इसके इकाई के अंक से गुणा करा तभी आ गया। इकाई का अंक तो बोलो तभी आ गया ना, उसके बाद ये गुणा तो मैंने फालतू में ही करा, इसकी जरूरत ही नहीं थी। समझ लो ना, करना भी नहीं है हमें, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है कि इकाई का अंक हमें लाना कैसे। तो भाई मैंने यहां देखो पहले 12 लिखा था, फिर 16 लिखा था, बाद में मैंने क्या करा, यहां 3 जोड़ दिया, इधर 4 जोड़ दिया। फर्क कहां से पड़ा, इकाई के अंक से। बाकी इधर मैं अगर मान लो 2 कुछ और भी जोड़ देता तो फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। कुछ भी जोड़ू मैं इधर, हाँ इधर कुछ अलग चेंज कर देता तो वो गुणा होता, तो अलग आंसर आता। तो मेरे पास जो इकाई का अंक मुझे मिल रहा है वो इकाई संख्याओं के आपस में इकाई के अंक के गुणा होने पर जो संख्या आती है उसका इकाई का अंक है। क्लियर, जैसे 4 गुणा 2 करा 8 आया, तो वही मेरा इकाई का अंक है। समझ में आई बात? समझ में बहुत ही सिंपल है। तो अभी क्या करना है, जैसे गुणा नहीं करना अभी इतना अपने को, जैसे आपसे पूछा जाए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं आपको। 1 2 3 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 4 8 6। क्वेश्चन दे दिया सिंपली, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इतना बड़ा गुणा देख करके डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी अभी मैंने बताया कि इकाई का अंक जो है वो केवल और केवल इसके इकाई के अंक और इसके इकाई के अंक के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी पे कोई कुछ मतलब नहीं है। यानी कि इन दोनों को गुणा करने पर जो अंक मुझे मिलेगा उसमें जो इकाई का अंक, जो अंक या संख्या जो मुझे मिलेगी, संख्या मिल सकती है भाई, जैसे 54 54 ये संख्या मिलेगी दो अंकों की। क्या मिल जाएगा, 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54। तो यहां पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7। तो इन दो संख्याओं को गुणा करने पर अगर मुझे इकाई का अंक पता करना है तो पूरी संख्या को नहीं, मैं केवल इकाई के अंक को गुणा करूंगा और मेरे पास इकाई का अंक आ जाएगा 4। ओके, अब क्वेश्चन एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 इंटू 3 4 2 इंटू 7 8 9 इंटू 1 5 3। आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया और बोला कि इसमें इकाई का अंक पता करो। तो अभी हमें क्या करना है, इन सब के ही इकाई के अंकों को गुणा करेंगे और गुणा करने पर जो इकाई का जो संख्या है उसमें इकाई का अंक होगा वो हमारा इकाई का अंक होगा। तो अब यहां पर भी, अब यहां पर ऐसा नहीं है कि आप 3 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 3 इतना पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि मान लीजिए बड़ी होती तो कहां तक अपन गुणा करते, तो हम कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। हमने क्या करा, सबसे पहले 3 गुणा 2 करा, 6 आ गया। 6 गुणा 9 करेंगे 54 आ जाएगा। 6 गुणा 9 करेंगे तो 54 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब 54 गुणा 3 करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब यहां पर आपको मालूम है ना 54 को इससे इस संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक तो इन दोनों से आना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, केवल 4 गुणा 3 करूंगा, तो कितना आ जाएगा यहां पर 12। तो मेरा इकाई का अंक, ये मेरा आंसर हो जाएगा 2। समझ गए? मतलब बहुत ज्यादा अंक संख्या अगर बहुत ज्यादा लंबी है तो मैं इस तरह से गुणा करूंगा, ये दो को कर लिया, फिर उसके इकाई के अंक। चलो इस थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूं इससे दूसरा, ताकि बड़े बड़े फिगर आवे। इसमें केवल एक ही जगह 54 आ रहा था, दूसरे एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए 1 2 8 इंटू 3 8 9 इंटू 1 3 7 इंटू 8 9 8। इस तरह की आपके पास में आ गई, या फिर और भी मान लीजिए और भी ले लिया आपने 7 8 9। इसमें इकाई का अंक आपको पता करना है। तो यहां पर क्या करिए आप, सब इकाई के अंकों को गुणा करना है अपने को, राइट? कैसे गुणा करेंगे देखिए, समझिए, बहुत आसान से, बहुत धीरे धीरे मैं समझा रहा हूं। 8 को आप 9 से गुणा करोगे कितना बनेगा, 72। अब 72 को 7 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, इसका फिर से आप सिर्फ इकाई का अंक पकड़ो। इकाई के अंक को किससे गुणा करोगे आप, 7 से, कितना आ जाएगा 14।
अब 14 को पूरे 8 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल 4 पकड़ो। 4 को किससे गुणा करोगे आप? 8 से। तो कितना आ जाएगा? 8 चौकू 32। अब 32 को 9 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। 2 को आप किससे गुणा करो? 9 से। कितना आ जाएगा? 18। 18 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा कि इसमें जो इकाई का अंक है वो कितना है? 8। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस तरह का जो आपको दे रखा है उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि इकाई का अंक कैसे निकालना है। ओके, अब छोटे मतलब आसान जो एग्जाम होता है या टियर 1 वगैरह या और आसान एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है या एसएससी जीडी है, सीएचएसएल है, वहां पर तो ऐसा सिंपल सवाल पूछा जा सकता है या टियर 1 में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल और इससे थोड़ा सा और जो अपर लेवल का होता है वो किस तरह से पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक पूछा जाता है, जो भी बहुत सिंपल है, बताता हूं। जैसे मान लीजिए 1293, इसकी पावर है 138, लेट्स से 138, ये इसकी पावर है 138, या फिर और भी 2138, इतना थोड़ा बड़ा लगा देता हूं पावर, ताकि दिखने में खुद बड़ा जैसा सवाल लगे, डरावना सा सवाल लगे। ये सवाल डरावने हो सकते हैं बट एक्चुअली डरावने होते नहीं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो यहां पर क्या होगा, इस तरह के सवाल में इकाई का अंक, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। यहां क्या, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बताता हूं कैसे। इस तरह के यानी कि घात वाले सवाल में, चाहे संख्या कोई सी भी रहे, घात वाले सवाल में, और भी कुछ बताता हूं, घात वाले सवाल में आपको इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए भाई, इसको सवाल को बताने के लिए हमें ये जो यहां पर घात जो लगी हुई है, इस घात में 4 का भाग देना पड़ेगा। इस घात में 4 का भाग देना पड़ेगा और शेषफल निकालना पड़ेगा। अब भाग देने की भी एक नियम है, भाजकता के नियम है, जो हम आगे आने वाले वीडियोज में मैं कवर करूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ 4 के बारे में बताना चाह रहा हूं कि इसकी भाजकता का नियम क्या होता है। इसकी भाजकता का नियम ये होता है कि जैसे यहां पर 2138 है, या कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या आप रेंडमली उठा सकते हो, उसके लास्ट के जो 2 अंक है, यानी कि इकाई और दहाई का जो अंक है, वो हम देखते हैं किसके लिए? 4 की भाजकता चेक करने के लिए। कैसे चेक करते हैं? अगर लास्ट के 2 डिजिट में इकाई और दहाई के, यानी कि यहां जैसे इस एग्जांपल में 2138 में 38 लास्ट के 2 डिजिट है, 38, 38 में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है 2 डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो उस पूरी की पूरी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे यहां पर 2138 है, तो इसमें 4 का भाग, 38 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा ना, 38 में अपन 4 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 चौका 36, और 2 शेषफल बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? 2 शेषफल बच जाएंगे, तो इसलिए इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब चलो अपन 38 में ना दे करके इस पूरे के पूरे 2138 में ही 4 का भाग देते हैं, देखते हैं शेषफल कितना बचता है, देखते हैं शेषफल कितना बचता है। तो ये रखते हैं मैंने 4, 4 पंजो 20, एक बचा, फिर 3 उतारा, 4 3 12, फिर 3 में से 2 गया तो 1 बचा, फिर 8 उतारा, और 4 4 चौक 16, कितना बचा? 2 ही शेष बचा। जब हमने 38 में 4 का भाग दिया तब भी 2 ही शेष बचा, पूरी संख्या में भाग दिया तब भी 2 ही शेष बचा। तो भाई मैं पूरी संख्या में भाग क्यों दूंगा, मैं सिर्फ 38 लास्ट के 2 डिजिट में दूंगा। आई बात समझ में? लेकिन ये सब चीजें अपन कवर करेंगे भाजकता के नियम। तो फिलहाल 4 का आप नियम समझ लीजिए कि हमें क्या करना है, 4 की भाजकता पता लगाने के लिए, किसी दी गई संख्या में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये पता लगाने के लिए उसके लास्ट के 2 अंकों को से जो संख्या बनती है उसको उतार देते हैं। जैसे कि हमने इसमें करा था 2138 में 38 उतार दिया था और 38 में 4 का भाग दिया था, ठीक है। तो 4 की भाजकता का नियम क्लियर हो गया, क्यों सिखाया? क्योंकि यहां जरूरत पड़ेगी। अब इसकी बात करते हैं, 4 की भाजकता के नियम को करते हैं साइड में, और अब इसकी बात करते हैं कि इसमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करिए, आप इसको सिंप्लीफाई करिए। जो डरावना है ना, पहले सबसे पहले तो इसको जो है थोड़ा सा
आसान बनाइए। कैसे आसान बनेगा, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इकाई का अंक जो निकालते हैं ना, उसको इकाई के अंक से ही मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बाकी चीज है ना, इस रामायण को हटा दो साइड में। तो क्या रहा, बचा क्या फिर 3। तो ये 3 को लिख लो यहाँ, ब्रेकेट लगा दो, बाकी को भूल जाओ। और ये जो ऊपर ब्रेकेट है, इसके ऊपर जो घात लगी है, उस घात में भी हमारे लिए ये काम का नहीं है ना, बाकी का 2 अंकों को छोड़ के। तो सिर्फ 2 अंकों को ले लेता हूं मैं, क्या है वो 38। तो 3 की पावर लगा दिया मैंने 38। अब थोड़ा सा आसान सा लग रहा है कि भाई 3 की घात 38 ही, चलो इतना बड़ा नहीं है। तो अब क्या करना है, अब भाजकता का नियम काम में आ रहा है। 4 का ही क्यों देते हैं उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है वो पता कर लीजिए, क्योंकि आंसर नंबर आपको दिलाएगा राइट आंसर, न कि तरीका। तो क्या करेंगे हम, इसमें 4 का भाग देंगे 38 में, और शेष फल निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन, शेष फल निकालेंगे। और फिर शेष फल को, फिर ये जो 3 की घात है ना, उसके ऊपर लगा देंगे शेष फल। यहां पर क्या बचेगा, 38 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, अभी देखा था अपन ने 2। यानी 3 के ऊपर जो है घात लगा देंगे अपन कितनी, शेषफल। शेषफल बचेगा 2। कौन सा शेषफल, जब 38 में 4 का भाग दिया तो जो शेषफल आया वो इस 3 के ऊपर घात लगा दिया, 38 को हटा। तो क्या बचा, 3 के ऊपर घात लगा दिया 2, और ये आएगा 9। बस यही आपका आंसर है। इकाई का अंक कितना आ गया इसमें, सिंपल, क्लियर, गुड। और एग्जाम्पल करते 8137, इसकी पावर 5923, इसमें इकाई का अंक निकालो। तो क्या करने का है अपन को, सबसे पहले इसका इकाई का अंक सिर्फ लेना है जो कि 7 है, ले लिया, उस पर ब्रेकेट लगाना है। और इसके लास्ट के 2 अंक लेने हैं जो कि 23 है। क्लियर, सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद में ये जो 23 है उसमें 4 का भाग देना है और शेषफल निकालना है। तो 23 में 4 का भाग देंगे तो कोई भी बता देगा कि कितने शेषफल बचेंगे, 4 पंचो 20, 3 शेषफल बचेंगे। तो फिर बस क्या करना है, इस 7 के ऊपर घात में क्या लगा देनी है, 3 लगा देनी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 7 की घात 3 का मतलब हुआ 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 49, और ये मल्टीप्लाइड बाई 7 आएगा। लेकिन हमें करना ही नहीं है ना, ये तो करना ही नहीं है, हमें 49 इंटू 7 नहीं करना, हमने तो इकाई इकाई को गुणा करना है आपस में। क्या करना है, 9 गुणा 7 करना है। 9 गुणा 7 कितना आ जाएगा, 63। तो आपका ये आ गया इकाई, इकाई में क्या आ गया आपका, 3 आपका आंसर आ गया इकाई का। क्लियर, ओके गुड। और एग्जांपल करते हैं। चलो और एग्जांपल करते हैं। 3529, और इसकी पावर लगा दी मैंने 32984, और डराउंड पावर लगा दी मैंने। अभी क्या करना है भाई, इसमें वही तरीका लगाना है। गुड, क्या करना है, सबसे पहले इसमें इकाई का अंक 9 है, यहां लिख दिया मैंने। यहां से लास्ट के 2 डिजिट उतार दिए, 84 है वो यहां लिख दिए। क्लियर, 84 को यहां लिख दिए, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इस 84 में भाग देना है किसका, 4। तो शेषफल कितना बचेगा, कितना बचेगा शेषफल, 84 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा 4 का। जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो शेषफल बच जाएगा 0। तो अब क्या करोगे आप, यहां पर 9 की घात क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। तो ये 9 किसी भी संख्या की घात 0 लगते तो आंसर आता है 1। तो क्या इसका इकाई का अंक 1 हो गया, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। इसका इकाई का अंक ऐसे, हालांकि 1 इसका क्या आएगा, इकाई का अंक अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये पावर जब शेषफल जब 0 रहता है तो आपको ये घात 0 नहीं लगानी, ठीक है। जब शेषफल 0 रहता है,
जब शेषफल 0 आता है तो घात 4 लगानी है। क्या लगानी है भाई बच्चा, घात कितनी लगानी है, 4 लगा दी। अगर आपने लगा दी 0 और आंसर कर दिया 1 तो नेगेटिव मार्किंग पक्की। क्लियर। तो यहां पर भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 0 नहीं लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा। अब 9 की घात 9 से 9 को मैं 4 बार गुना करूंगा। मुझे पहले ही दिख गया था इसमें कुछ, इसलिए मैं बोला था कि जरूर नहीं है इसका क्या आएगा इकाई का अंक। तो ये कितना आ जाएगा 81 मल्टीप्लाइड बाई 81 होगा। फिर x को 1 से गुना करोगे तो आपका इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। हालांकि 0 लगाने पर भी 1 ही आ रहा था, बट वो तरीका गलत था। वो तरीका गलत कैसे था, जैसे आप 64/16 करोगे और बोलोगे कि साहब आंसर 4 आ गया, तो बिल्कुल सही है, आंसर तो 4 आ गया, लेकिन काटा आपने ऐसा था। तो इस 64/16 वाले तरीके से हमारे पहले आंसर 1 आ गया था, नहीं तो गलत हो सकता था। कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल अपन लेके करते हैं, डाउट को क्लियर कर देते हैं अभी यहाँ के यहाँ। नहीं तो आप बोलोगे सर ऐसे भी आंसर 1 आया और ऐसे भी आंसर 1 आया, तो फायदा क्या हुआ, क्योंकि वहां 9 था। चलो कोई नहीं, 2 3 8 3 और इसकी घात ले लेते हैं अपन 9 8 2 4। इसकी घात लेते हैं 9 8 2 4। अब इसमें इकाई का अंक निकालते हैं। अब इसमें इकाई का अंक निकालते हैं तो देखो, सबसे पहले अपन ये इसका इकाई का अंक लेंगे 3, इसकी घात लगाएंगे, ये 2 संख्या लेकर के, 2 अंकों से जो संख्या बनती है वो लेकर के, वो कितना बन जाएगा 24। और फिर इस 24 में भाग देंगे अपन कितने का, 4 का, और फिर देखेंगे शेषफल कितना आ रहा है और उसको लगा देंगे इसके ऊपर घात। तो यहाँ पर शेषफल 24 में 4 का भाग दोगे तो 0 आएगा। तो 3 के ऊपर घात लगानी है 0, लेकिन मैंने अभी अभी बताया कि जब घात 0 आ जाती है तो शेषफल 0 नहीं लगाना होता है। कितना लगाना होता है, 4। ओके, 4 कर दीजिए। अगर आप 0 लगा देते इस केस में तो कितना आता शेषफल, इसमें भी वही आ रहा है क्या, चलो कोई नहीं, देखते हैं इसमें भी वही आता। 0 लगा देते तो 1 आता। अब इस केस में देखते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, अरे क्या हो रहा है भाई, 9 गुना 9 यानी कि 81, फिर से 1 आ गया। अरे ये तो कचरा हो गया यार, ऐसा नहीं है। ये अगेन 64/16 वाला एग्जांपल ले लिया है, 3 में 6 में 9 में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। इसको मैं इसके लिए यहाँ पे चेंज करता हूँ 7, क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करता हूं मैं 7, और फिर इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, तो 7 नहीं, इसके इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए यहां पर लेट्स से 8 ले लेते हैं, यहां पर 8 ही ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, अदरवाइज आपको वो क्लियर नहीं हो पाएगा। यहां पर मैंने ले लिया 8। अब बनेगा कैसे ये कि 8 के ऊपर मैं घात लगा दूंगा 24, 24 में भाग दूंगा मैं 4 का, तो शेषफल 0 बचेगा। अब 8 के ऊपर अगर मैं 0 लगा देता तो आंसर आता है, जो कि गलत होता। 0 नहीं लगाना है आपको, कितना लगाना है, 4 लगाना है। ये लगा दिया मैंने, 4 लगा दिया। अब 4 लगा दिया तो देखो 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 ऐसे होगा, 4 बार गुना होगा, तो यहां से 64 गुना 64 होएगा, और 4 को 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 16। 4 को 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 16। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया 16। अभी क्लियर है बात, समझ में आई कि 64/16 चल रहा है आपके दिमाग में। देखिए, जब शेषफल 0 आ जाता है तो पावर 4 लगानी है, इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है, 0 नहीं लगाना है। हालांकि तुक्के में भी वो 0 लगाने पर भी आंसर सही हो सकता है, कोई नहीं। ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया। ओके, अब मैं थोड़ी देर पहले आपसे बोल रहा था कि भाई 4 से ही गुणा क्यों करते हैं अपन, 4 का ही भाग क्यों देते हैं, तो इसके बारे में अपन जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और यहीं से शुरुआत करेंगे, बैकग्राउंड स्टोरी बनाएंगे, और उसके बाद आगे के टॉपिक अपन कवर करेंगे।
थैंक यू वेरी मच। बने रहिए मेरे साथ और अपनी मैथमेटिक्स को इंप्रूव करिए। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हो मेरे साथ, तो मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक टॉपिक करता रहूंगा। आप कमेंट में डालते रहिए, कोई टॉपिक आपको जल्द चाहिए कि इस पे वीडियो बनाइए या कुछ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं अकॉर्डिंगली वीडियो बनाऊंगा। और पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो मैथ है एकदम फाउंडेशन जो है मजबूत बन जाए और आपको मैथमेटिक्स से बिल्कुल भी डर नहीं लगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।